Hi students, welcome to HCH. Today's topic is discharge of contract, modes of discharge of contract, breach of contract, remedies available for aggrieved party. Let's understand one by one about this topic. The first one is discharge of contract. जब दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देते वो हो गया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा, अमेजोन ने मेरे घर पे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, मैंने अमेजोन को पैसे पे कर दिया. इन दिस केस मी एंड अमेजोन हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गए. देयर आर डिफरेंट मोड्स जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते, खत्म हो जाते. अब एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं बचता, देयर इज नथिंग. Let's understand one by one what are those modes through which the contract gets discharged. First one is by performance. जब दोनों पार्टी अपने अपने obligations को fulfill कर देते तब contract gets discharged. जैसा कि मैंने अभी Amazon का एग्जाम्पल दिया था, इन द सेम वे मान लो कि मैंने 10 करोड़ में एक घर खरीदा और मेरे को मेरे घर मिल गए, मैंने दूसरे को पैसे दे दिया 10 करोड़. यहाँ पर both the parties have fulfilled their obligations and contract will get discharged. Second one is by mutual consent और mutual agreement. यहाँ पर जो contract discharge होता है वो आपसी सहमति से, mutual agreement से contract discharge होता है. इसके तीन तरीका है, तीन ऐसे circumstances है जहां पर mutual agreement से contract discharge होता है. Let's understand one by one. सबसे पहले contract discharge होता है novation से. जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं नोवेशन. फॉर एग्जांपल, मैंने एक शॉप ओनर को ऑर्डर दिया कि 10th ऑफ मार्च को एक आईफोन चाहिए. ही हैज एक्सेप्टेड दैट ऑर्डर. आफ्टर 2-3 डेज मैंने उसको बोला कि नहीं भाई आईफोन नहीं, आई नीड OnePlus. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, आपको मैं OnePlus दे देता हूं. सो यहाँ पर जो मेरा आईफोन वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज कर जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो है OnePlus का. सेकंड तरीका है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का, वो है ऑल्टरेशन. जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस में थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, दैट इज नोन एज ऑल्टरेशन. और वो चेंजेस हमेशा म्यूचुअल एग्रीमेंट से रहना. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 10 महीने के EMI पर, बट ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं 10 महीने को नहीं, मैं 15 मंथ में आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, इन 15 मंथ का EMI एक्सटेंड कर दो. तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से 10 मंथ का EMI 15 मंथ में कन्वर्ट होता तो उसको बोलते ऑल्टरेशन. थर्ड वन इज रेमिशन और वेवर. मान लो कि मैंने किसी को मोबाइल सेल किया एट ₹10,000, उसने मेरे को 7,000 पे किया एंड ही सेड कि भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है. इन दैट केस अगर मैंने उसके 3,000 रुपए माफ कर दिया तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया थ्रू रेमिशन और वेवर, वेव ऑफ कर दिया उनके पैसे. थर्ड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है परफॉर्मेंस के इम्पॉसिबिलिटी होने की वजह से. मिसाल के तौर पर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल ब्रिंग अ लॉस्ट ट्रेजरी थ्रू मैजिक, मैजिक के थ्रू मैं ट्रेजरी लाऊंगा. ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है. देयर आर 3 अदर सर्कमस्टांसेस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. मान लो कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे को 100 फर्नीचर आप 10th ऑफ अप्रैल को सेंड करो. ही हैज एक्सेप्टेड दैट कॉन्ट्रैक्ट. बट 5th ऑफ अप्रैल को क्या हुआ कि अर्थक्वेक आ गया, उनके सब्जेक्ट मैटर पूरे डिस्ट्रॉय हो गए. अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सेकेंड वन इज चेंज इन लॉ. मान लो कि मैंने किसी को 1000 kg लकड़ी का, वुड का ऑर्डर दिया एंड ही सेड ओके आई विल सेंड इट टू यू 1000 kg ऑफ वुड. बट हुआ ये कि लॉ चेंज हो गया, अब गवर्नमेंट ने ट्री कट को बैन कर दिया. इन दैट केस परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है ड्यू टू चेंज इन लॉ और कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज. थर्ड वन, मान लो कि मैंने किसी फेमस सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आइए हमारे कॉलेज में सॉन्ग आइए. ही हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर बट ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन ही कुडंट कम.
तो यहाँ पर इनकैपेबिलिटी ऑफ पर्सन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। The fourth modes of discharge of contract is lapse of time, meaning both the parties must fulfill their obligations within given times. अपने अपने जिम्मेदारी को, obligations को given time में खत्म कर लेना, otherwise the contract will get discharged. For example, आपने एक ट्रेन की टिकट बुक किया ऑनलाइन 1000 रुपीज पे करके, सुबह 7 बजे की। ट्रेन वाले ने आपको प्रॉमिस किया एक सीट आई विल गिव इट टू यू, बट आप स्टेशन पे पहुंचते हो 8 बजे। यहां पर लैप्स ऑफ टाइम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज। सेकेंड एग्जांपल, मान लो कि आपने अमेजोन से एक मोबाइल फोन खरीदा बट मोबाइल फोन डिफेक्टिव निकल गया। इन दैट केस यू हैव टू रिटर्न द मोबाइल फोन विद इन 15 डेज। आप 2 महीने के बाद मोबाइल फोन रिटर्न कर रहे हो, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। फिफ्थ पॉइंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पार्टी में से कोई एक पार्टी विदाउट एनी वैलिड रीजन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है, दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिना किसी रीजन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, वो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Let's understand one by one what is actual breach of contract and what is anticipatory breach of contract. Actual breach of contract, जब दो पार्टी में से कोई एक पार्टी परफॉर्मेंस के दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, दैट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टी में से एक पार्टी परफॉर्मेंस के थोड़े दिन पहले, 1 महीना या 2 महीना या 10 डेज पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, दैट इज नोन एज anticipatory breach of contract. Let's understand this topic with the help of one example. मान लो कि मैं एक कॉलेज ओपन कर रहा हूँ, 7th of Feb को इनॉग्रेशन है, आई नीड 100 लैपटॉप्स। तो मैंने एक लैपटॉप वाले को ऑर्डर दिया कि सर आप 100 लैपटॉप मेरे को भेज देना। 7th of Feb को उसने कहा कि ओके आई विल गिव इट टू यू ऑन 7th of Feb। बट 7th of Feb को वो कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपको लैपटॉप नहीं दे पाऊंगा। तो जब परफॉर्मेंस के दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम सिनेरियो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का समझ लेते हैं कि मान लो कि मैं एक कॉलेज ओपन कर रहा हूं, 7th of Feb को इनॉग्रेशन है एंड आई सेड कि मेरे को 7th of Feb को 100 लैपटॉप चाहिए, लेकिन 31st of Jan को उसने मेरे को कॉल किया, शॉपकीपर ओनर ने, एंड ही सेड क्योंकि आई कैन नॉट गिव यू द लैपटॉप। तो ये हो गया एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब परफॉर्मेंस के दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के थोड़े दिन पहले जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होते, एक जो गलत करता, कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी रीजन से ब्रीच करता, दूसरा जिनके साथ गलत होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता उसको बोलते डिफॉल्टर पार्टी, और जिनके साथ गलत होता उनको बोलते एग्रीव्ड पार्टी। और लॉ ने एग्रीव्ड पार्टी के लिए कुछ रेमेडीज रखा है। अब इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो कि आपसे किसी ने प्रॉमिस किया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट विदाउट एनी वैलिड रीजन उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर यू? लेट्स सी वन बाय वन। The first remedies available is cancellation. आप कुछ भी नहीं करना, आप सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन से आपने घड़ी ऑर्डर किया, घड़ी की बजाय कुछ और अमेजोन वाले ने सेंड कर दिया। इन दैट केस यू नीड नॉट टू पे एनी मनी टू अमेजोन, यू कैन जस्ट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। द सेकेंड वन इज क्वांटम मेरिट। इट मीन्स द अमाउंट वन डिजर्व। इसको एग्जाम्पल से समझते। मान लो कि आपको किसी ने काम पे रखा 1 महीने के लिए 1 लाख के सैलरी पर, बट आफ्टर 10 डेज ही सेड कि नहीं आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, आप चले जाओ। आप कहोगे ओके, बट ही नीड टू पे यू द सैलरी फॉर 10 डेज। मतलब ये हुआ कि जितना दिन काम किया उतना दिन का पैसा देना, दैट इज नोन एज क्वांटम मेरिट। थर्ड रेमेडीज अवेलेबल इज क्लेम फॉर इंजंक्शन। If someone try to breach your contract, then you can get a claim for injunction. ये एक अलग सिचुएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी इंसान को कहीं और काम करने से रोकोगे थ्रू क्लेम फॉर इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर ओनली अलाउड टू प्ले विथ बीसीसीआई। बीसीसीआई के साथ ही खेलना और किसी बोर्ड के लिए नहीं खेलना। अगर कोई भी प्लेयर कहीं और खेलने की ट्राई करे, इन दैट केस बीसीसीआई कैन गेट अ क्लेम फॉर इंजंक्शन थ्रू कोर्ट। इन द सेम वे, मान लो कि मेरे को किसी ने काम पे रखा और बोला कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। अगर मैं कहीं और काम करने का कोशिश करूं, इन दैट केस दैट कंपनी कैन गेट अ क्लेम फॉर इंजंक्शन दैट आई कैन नॉट वर्क एनीवेयर। The fourth remedies available is claim for compensation or claim for restitution. It means whatever the benefits you have transferred, it must come upon breach of contract. कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप किसी को एडवांस पे कर देते और बाद में वो इंसान आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेता है एंड ही इज नॉट रेडी टू रिफंड द एडवांस। इन दैट केस आप क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फेमस सिंगर को ऑफर किया कि सर आइए हमारे पास, आप सॉन्ग गाइए। ही सेड ओके आई विल कम ऑन सो एंड सो डेट। आप खुश होकर आप उनको 1 लाख एडवांस दे दिया, आप उनको घड़ी दे दिया, आप उनको एक बाइक भिजा दी। बट ड्यू टू सम रीजन ही सेड आई कैन नॉट कम ऑन सो एंड सो डेट। तो इन दैट केस he has to return all the benefits he has got, घड़ी, बाइक, अमाउंट, एवरीथिंग he has to return। अगर वो रिटर्न नहीं करता तो यू कैन गेट अ क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन एंड गेट ऑल योर बिलोंगिंग्स बैक टू योरसेल्फ। द नेक्स्ट वन इज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये एक ऐसा क्लेम है जहां पर आप किसी को फोर्स करोगे कि नहीं भाई आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको ही करना पड़ेगा। I don't need any damage, I don't need any return, I don't need any compensation, you have to do your things। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी ने प्रॉमिस किया कि आपको मैं 50 लाख रुपीज में ये घर सेल करूंगा। I said okay, I will take at the price of 50 lakh rupees, but later on he said, he denied कि नहीं भाई मैं नहीं दे रहा हूं आपको घर। In that case I can force him थ्रू क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं उनको फोर्स करूंगा, कोर्ट से ये ऑर्डर लेकर आऊंगा कि नहीं भाई ये मेरे को वो घर चाहिए ही चाहिए। द लास्ट वन इज क्लेम फॉर डैमेज। इट मीन्स आई कैन टेक ए मॉनेटरी बेनिफिट। पैसों से भी बेनिफिट मैं उठा सकता हूँ कि नहीं भाई मेरे को डैमेज चाहिए, आपने मेरे रेपुटेशन का लॉस करा, आपने मेरा टाइम खराब करा, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, इसके लिए मैं इनके ऊपर केस कर सकता हूँ। दैट इज नोन एज क्लेम फॉर डैमेज। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। सपोज मैंने एक साइकिल वाले को ऑर्डर दिया कि मेरे को 8th of October को 1000 पीसेज ऑफ बाईसाइकिल चाहिए। ही सेड ओके आई विल गिव इट टू यू, और हर एक साइकिल का प्राइस होगा 10,000 रुपीज। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। 8th of October को उस बाईसाइकिल वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। In that case, what I will do, I will get a bicycle from another shop। अब मेरे को वो बाईसाइकिल 12,000 में मिला, जो बाईसाइकिल 10 में मिलना था वो 12,000 में मिला। यहाँ पर मेरा 2,000 का नुकसान हुआ। This 2,000 I can claim it from the shop who has breached the contract। जिसने भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उससे मैं 2,000 रुपया हर एक साइकिल का लूंगा। That is known as claim for damage। That's it for the day। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी इश्यूज, प्लीज डू कमेंट्स एंड यू कैन मेल मी ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।